नमस्ते, सदावत सलेम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय नौसेना अब अपने P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस और कई अन्य मिसाइलों को लगाने पर विचार कर रही है। भारतीय वायुसेना के 114 MRFA प्रोग्राम में हो सकती है और देरी। भारतीय सेना अब यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को लीज पर लेने का विचार कर रही है। भारतीय सेना पाक और चीन सीमा पर बढ़ाएगी एविएशन ब्रिगेड। हर समय तत्पर रहेंगे 50 से 60 हेलीकॉप्टर। आदित्य L1 को मिली पहली कामयाबी। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उत्पादन को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि फर्स्ट फेज में सेना अपने रुद्र और LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर के लिए DRDO से 500 हेलिना ATGM खरीदने जा रही है। बता दें कि रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टर में पूरी तरीके से एकीकरण हो जाने के बाद इनका ऑर्डर 2024 में दिया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी से बात कर रही है इन्फ्लेटेबल ऑब्लिक मॉड्यूलर सन शेल्टर्स के लिए। बता दें कि इस तरीके के जो वर्सेटाइल शेल्टर्स होते हैं, यानी कि आश्रय होते हैं, उन्हें अलग अलग ऑपरेशनों के दौरान भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्शन यानी कि उपकरणों की सुरक्षा और वर्क स्पेस के लिए एक फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि ये जो इन्फ्लेटेबल ऑब्लिक मॉड्यूलर शेल्टर्स होते हैं, उनकी आवश्यकता ऑफ बेस ऑपरेशन के दौरान फाइटर जेट्स की यूनिटों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे जुड़ी संवेदनशीलता के वजह से होती है। और इन शेल्टर्स का उद्देश्य रडार, मिसाइल सिस्टम, एमुनेशन स्टोर और विमान सहित जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं और साथ ही प्रणालियां होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करना होता है। और ये जो इन्फ्लेटेबल ऑब्लिक मॉड्यूलर सन शेल्टर्स होते हैं, इनका एक और फायदा ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और तेजी से इन्हें तैनात किया जा सकता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भारतीय वायुसेना पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित भारत भर के दूर दराज और चुनौतीपूर्ण इलाकों में तेजी से अपने आवश्यक बुनियादी ढांचे स्थापित कर सकती है। और शेल्टर्स को अत्यधिक मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, जो ये सुनिश्चित करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रतिकूल वातावरण में भी सुरक्षित रहें। इसके अलावा इन शेल्टर्स का एक और रणनीतिक पहलू ये है कि इन्हें लगाने से जो हमारे उपकरण की तैनात की है वो दुश्मनों के सैटेलाइट्स की नजर में नहीं आ पाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, खबर आ रही है कि भारतीय थल सेना चाइना और पाकिस्तान से लगी सीमा पर अपने सैन्य ऑपरेशंस के लिए एविएशन ब्रिगेड की संख्या बढ़ाएगी। एविएशन ब्रिगेड जो कि सैन्य हेलीकॉप्टरों को तैनात करती है, जिसमें कि अटैक हेलीकॉप्टर, टोई हेलीकॉप्टर, मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और मेडिकल इवैक्यूएशन क्षमता वाले हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्रिगेड की मदद से एक संगठित कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी तैयार किया जाता है। एक ब्रिगेड में 50 से 60 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए तैनात रहते हैं। और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों का पहला जंगी बेड़ा भारतीय सेना तैयार कर चुकी है और उनके अभियान भी शुरू कर दी हैं। और अपाचे हेलीकॉप्टरों के पायलटों और जो टेक्नीशियन हैं उन्हें भी प्रशिक्षण पूरा मिल गया है। यानी भारतीय सेना के अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में 3 एविएशन ब्रिगेड्स हैं, जिनमें से 2 को उत्तरी सीमा और 1 को पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। लेकिन भारतीय सेना ऐसी और ब्रिगेड तैयार करने की योजना बना रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में नए रेंज वाले म्यूनिशंस को लगाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए अध्ययन चल रहा है। और इसमें एयर लॉन्च नेवल माइंस, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स और मिनिएचर एयर लॉन्च डिकॉय सिस्टम भी हो सकते हैं, जिन्हें कि स्थानीय स्तर पर ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें लगी पुरानी हार्पून मिसाइल को बदलने पर भी विचार किया गया है और इसकी जगह एडवांस हथियारों जैसे कि ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और मीडियम एंटी नेवल शिप मिसाइल लगाई जा सकती है, जो कि भारतीय नौसेना की स्टैंड ऑफ एंटी सरफेस क्षमता को बढ़ाएगा। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल को लगाने पर अमेरिका राजी होता ही या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के हथियारों को अपग्रेड किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि MRFA टेंडर को लेकर आ रही है और लगातार इस टेंडर में देरी हो रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना MRFA प्रोग्राम के लिए जून 2023 से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार कर रही है, लेकिन अप्रूवल अभी मिलना बाकी है। कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से लेट होगा तो इस प्रोग्राम की टाइमलाइन पर फर्क पड़ सकता है। और कहा यह जा रहा है कि इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अगले साल जनरल इलेक्शन के बाद मिल सकती है, वो भी मिड 2024 में। और भारतीय वायुसेना के इस टेंडर के अनुसार 18 एयरक्राफ्ट्स सीधे चुनी हुई कंपनी के तरफ से पहुंचेंगे और बाकी की जो 96 यूनिट्स है वो भारत में बनेंगी, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कहा यह जा रहा है कि अगर वर्तमान की जो सरकार है वो दोबारा आती है तो प्रोग्राम समय से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर सरकार बदलती है तो MRFA टेंडर का जो हाल है वो MMRCA की तरह हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना सियाचिन और लेह जैसे जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर सामान पहुंचाने और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करती है, लेकिन लगातार इनकी दुर्घटनाएं भी होती रही हैं और अब इन्हें बदलने का वक्त आ गया है। कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल के बाद इनका रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगा और इसकी जगह HAL का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लेगा। इसके अलावा सेना कुछ अन्य हेलीकॉप्टर को भी लेगी। वर्तमान में आर्मी एविएशन के पास 190 चीता चेतक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है, जिनमें से कुछ हेलीकॉप्टर्स तो 50 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और 130 हेलीकॉप्टर 30 से 50 साल पुराने हैं। आर्मी को जो नए हेलीकॉप्टर चाहिए उनमें ऑटो पायलट होना चाहिए। ऑटो पायलट होने की वजह से इन यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की लोड उठाने की क्षमता बढ़ जाएगी और हाई एल्टीट्यूड पर उड़ना भी इनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आर्मी को करीबन 250 हेलीकॉप्टर्स चाहिए, लेकिन HAL की वर्तमान क्षमता को देखते हुए आर्मी कुछ हेलीकॉप्टर्स को लीज पर लेने का विचार कर रही है, जिसके लिए इंडियन आर्मी की एविएशन कॉर्प ने RFI भी जारी की है। वहीं सेना के सूत्रों का कहना है कि चीता चेतक हेलीकॉप्टर को बदलने में करीबन 10 से 12 साल का वक्त लग सकता है और अगले 3 से 4 सालों में इन चीता चेतक हेलीकॉप्टरों की जो टेक्निकल लाइफ है दोस्तों वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी और इनकी जैसी टेक्निकल लाइफ खत्म होगी इन्हें बदलना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में भारतीय सेना स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेगी, लेकिन फिलहाल के लिए लीज पर लेने का ऑप्शन बनाया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने 4 हर्मीस 900 स्टार लाइनर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV का ऑर्डर दिया है, जो कि इजराइल के एल्बिट सिस्टम को दिया गया है। बता दें कि यह ऑर्डर इमरजेंसी खरीद के तहत दिया गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और डिलीवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। इनके इस्तेमाल से भारतीय सशस्त्र बलों की जो निगरानी और टोही क्षमता है वो बढ़ जाएगी। बता दें कि वर्तमान में अडानी एल्बिट UAV कॉम्प्लेक्स में हर्मीस 900 और हर्मीस 450 का कंप्लीट कार्बन कंपोजिट एरोस्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और 4 हर्मीस 900 का जो एयरफ्रेम है वो पहले ही हैदराबाद में बन चुके हैं। आपको बता दें कि ये हर्मीस 900 मेल UAV पूरी तरीके से भारत में बनेगा, जिसे कि अडानी डिफेंस सिस्टम तैयार करेगी और कहा जा रहा है कि अगले 4 से 5 सालों में जो भी रिक्वायरमेंट है आर्म फोर्सेस की तरफ से उसे पूरा कर लिया जाएगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल दोस्तों न केवल निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। यह अपने साथ 450 किलोग्राम तक के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है और ये ड्रोन 30 से 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये किसी भी मौसम में ऑपरेशनल रह सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत को रशिया से जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिले हैं उनका नाम भगवान श्री कृष्ण के हथियार सुदर्शन चक्र के नाम से रखा गया है। भारतीय S-400 को अब सुदर्शन नाम दे दिया गया है और हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ लगती सीमा पर आकाश पूर्वी अभ्यास किया था, जिसमें कि S-400 को शामिल किया गया था। यही नहीं दोस्तों, 2 X-400 को मिलने में अभी देरी हो रही है, जिसको देखते हुए DRDO की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि LRSAM भी 2029 तक तैनात हो जाएगी, जो कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनाई जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के स्वदेशी आदित्य L1 ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इस बारे में इसरो ने जानकारी दी है। आदित्य L1 ने सौर किरणों का पहला हाई एनर्जी एक्सरे निकाला है। बता दें कि आदित्य L1 पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने 29 अक्टूबर से अपने पहले ऑब्जर्वेशन पीरियड के दौरान सोलर फ्लेयर के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड कर दिया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL के द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस 13 से 17 नवंबर तक होने वाले दुबई एयर शो में लगातार दूसरी बार भाग लेगा। इसके अलावा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH धुर भी इस शो में भाग लेगा। बता दें कि तेजस एयर शो के दौरान स्टैटिक और एरियल डिस्प्ले में भाग लेगा। इसके अलावा सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने एरोबेटिक कौशल का प्रदर्शन करेगी। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी दुबई के अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गई है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।